सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। तो अपने पेपर का अंतिम चरण जो हम पेपर कर रहे थे, गैस पेपर, उसको करते हैं। तो देखिए, पिछले क्लास में हमने सवाल कर लिए थे 28वें क्वेश्चन का। आज हम करते हैं 29वें नंबर के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 29वें प्रश्न पर है बच्चों थेल्स प्रमेय। 6 अंक का प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न क्या है और उसमें सिद्ध क्या करना है। तो देखिए, प्रश्न तुम्हारे सामने इस तरह आएगा कि किसी त्रिभुज का प्रश्न है। एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो, यानी ये दिया है यहां तक, तो सिद्ध करो वह रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो पिछली बार 12 जो प्रश्नावली हमारी व्रत वाली, उसमें से 6 अंक की प्रमेय आई थी। तो इस वर्ष 11 जो प्रश्नावली हमारी उसमें से आएगी। तो 11 में से जो सबसे पहले बोर्ड की जो फेवरेट प्रमेय है वो है थेल्स प्रमेय। ये बोर्ड में पिछले कई बार आ चुकी है और अब की बार भी 11 में से अगर रखता है तो सबसे पहले इसी का नंबर आता है। तो सबसे पहले ये आपको सिद्ध करवा आना चाहिए थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय में होता क्या कि त्रिभुज का प्रश्न है। एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो क्या करती है, वो रेखा अन्य दो भुजाओं को काटती है। तो उसमें हमें सिद्ध करना होता है कि वो जिन भुजा ने काटती है अन्य भुजाओं को, उनको समान अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिए, यहां से हम क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। तो चित्र में एक त्रिभुज का चित्र बनाया जाएगा। त्रिभुज बना लिया हमने ABC, क्योंकि प्रश्न त्रिभुज का है। प्रश्न में जैसे दे रखा है एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए। एक भुजा, 3 भुजा है तो BC के समांतर में एक रेखा खींचते हैं। देखो, ये हमने एक BC के समांतर रेखा खींच दी। इस रेखा AB और AC भुजा को D और E पर प्रतिच्छेद कर रही है। D और E पर तो हमें सिद्ध करना है कि AB और AC भुजा को बराबर अनुपात में, समान अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिए, जब भी हम प्रमेय सिद्ध करते हैं तो उसके 4 चरण होते हैं। पहला चरण होता है गिवन, यानी दिया क्या है, प्रमेय में दिया क्या है। तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज ABC में DE, ये समांतर का चिन्ह, BC खींची गई है। तो पहला पद देखिए, सभी बच्चे आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक त्रिभुज दिया है तो यहां लिख दिया त्रिभुज ABC और ये DE, ये समांतर का चिन्ह BC के खींची गई है। टू प्रूव, सेकंड जो चरण होता है टू प्रूव, यानी इसमें वो चीज लिखी जाती है जो हमको सिद्ध करनी है। तो यहां से हमें लिखेंगे AD बटे BD, E बटे CE, इसके बटे ये, इस भुजा AB के 2 भाग हो गए, AD और BD, और इधर E बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो AE बटे CE। इस तरह अनुपात बराबर सिद्ध करके लाना है। रचना, तीसरा चरण होता है रचना। इसमें देखिए क्या करते हैं, वो आपको याद रखना है।
बी बिंदु जो है उसको ई से मिलाना है और ये जो सी बिंदु है उसको डी से मिलाना है, और इसके अलावा ई बिंदु से आगे सामने जो ए भी भुजा है इस पर लंब डालना है, और डी बिंदु से भी डी के सामने इसी भुजा है इस पर लंब डालना है। तो यहां मैं बिंदु लिख देता हूं एफ और यहां लिख देता हूं जी। तो अब इस प्रमेय में रचना में लिख देंगे कि बी को ई से व डी को सी से मिलाया। पहले तो ये लिखा किसको किससे मिलाया, और फिर हमने दो लंब डाले थे ई एफ लंब का चिन्ह उल्टे टी नुमा, ए बी व डी जी लंब ए सी, ये हमने लंब डाले। अब चौथा जो पद होता है, चौथी जो चरण होता है वो होता है उपपत्ति प्रूफ। इसमें विभिन्न तर्कण विधि द्वारा यानी सोच समझ के ये चीज सिद्ध करके लानी है हमें। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस प्रमेय को जब सिद्ध करते हैं तो नियम कौन सा लगता है? नियम लगता है कि किसी यदि दो त्रिभुज एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने हो तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ये कंडीशन इसमें है। वो कहां पर है इसमें देखेंगे, त्रिभुज BDE व त्रिभुज CDE, ये देखो CDE एक ही आधार है इनका DE पर व एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने हैं। सबसे पहले ये लिखा जाएगा कि दो त्रिभुज हैं BDE और CDE, एक ही आधार है इनका DE और एक ही समांतर रेखा, देखो ये वाली रेखा BC और ये रेखा इनके बीच में बने हैं दोनों। तो 9th में ये नियम है कि ऐसे यदि त्रिभुज जो एक ही आधार पर बने होते हैं, एक ही समांतर रेखा के बीच में, तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इस चीज को लिखेंगे कैसे, देखिए, एरिया ऑफ BDE बराबर एरिया, AR लिख के एरिया हो जाता है, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, CDE, एरिया ऑफ CDE के हो गया। समीकरण 1 डाल देते हैं। अब देखिए इसके बाद में क्या करते हैं, त्रिभुज ADE को देखिए, ये रहा ADE, त्रिभुज ADE व इनमें से एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज BDE, त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE की ऊंचाई EF ओवेनिस्ट है। यानी अगर हम इनके क्षेत्रफल निकाल दें तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो दोनों की ऊंचाई एक ही है। क्यों, देखिए कौन सी है, ध्यान से समझिए। त्रिभुज BDE का अगर ADE को अगर क्षेत्रफल में निकालूंगा तो इसके शीर्ष A से AD भुजा पर ये लंब डाला गया है, तो जिस भुजा पे लंब डाला जाता है वो उसकी ऊंचाई होती है EF, यहाँ पर ऊंचाई है, और जिस भुजा पे लंब डालने AD पे डाला है तो ये इसका आधार है। लेकिन ये शीर्ष जो E है ये इस त्रिभुज BDE का भी शीर्ष है, तो इसके शीर्ष से जो लंब डालेंगे E के सामने BD भुजा है, तो EF जो लंब है इस त्रिभुज के लिए भी होगा, यानी इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसकी भी ऊंचाई यही है। तो यही मैंने लिखा है, ADE और BDE की ऊंचाई जो है वो बेनिष्ठ है। अब मैं इनके क्षेत्रफल निकालता हूं। अतः एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE बराबर सूत्र होता है, देखिए 1/2 आधार इंटू ऊंचाई त्रिभुज के क्षेत्रफल का।
इसके लिए भी 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार एडी का आधार है, एडी भुजा, एडी पे ये ईएफ लंब डाला गया तो एडी इसका आधार है, ऊंचाई है ईएफ। नीचे वाले त्रिभुज के आधार की अगर बात करें तो ई पे दे लंब डाला है तो वीडी इसका आधार है और ऊंचाई हुई है ईएफ। तो 1/2 से 1/2 काटे, ईएफ से ईएफ, तो यहां हमें मिला एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ बीडीई बराबर एडी बटे बीडी। समीकरण 2 डाल देता हूं। ठीक इसी प्रकार का एक और समीकरण बनाना है, उसके बाद में ये प्रमेय सिद्ध हो जाती है। तो देखिए ऊपर लेता हूं, बिल्कुल इसी प्रकार। अब मैं पुनः त्रिभुज एडीई को लेता हूं, त्रिभुज एडीई, और फिर इनमें से इस त्रिभुज को लेता हूं, वह त्रिभुज सीडीई की ऊंचाई डीजी उभयनिष्ठ है। ध्यान से देखें, समझे चित्र में कैसे है उभयनिष्ठ। एडीई में डी बिंदु से जो लंब डाला है डीजी, तो जो लंब डाला जाता है वो ऊंचाई होती है। अब डाला किस भुजा पर है, एई पर, तो एई इसका आधार हो जाएगा। बात करते हैं दूसरे त्रिभुज सीडीई की, तो देखो सीडीई, ये डी शीर्ष चूंकि इस त्रिभुज का भी है तो इसके शीर्ष पे से जो लंब डालेंगे डीजी तो वो इसकी भी ऊंचाई है। तो डी के सामने इसकी जो भुजा है सीई, ये इसका आधार है, यानी एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ सीडीई बराबर 1/2 आधार एडीई का आधार इस लंब के हिसाब से होगा एई और ऊंचाई हो जाएगी इसकी डीजी। इधर इसका लेते 1/2 आधार हो जाएगा सीई, ऊंचाई हो जाएगी डीजी। डीजी से डीजी कट रहा है, इससे ये कट रहा है, तो एरिया ऑफ एडीई बटे एरिया ऑफ सीडीई अब बराबर आता है एई अपॉन सीई। समीकरण 3। अब इसके बाद में देखिए एक लाइन और लिखते हैं, उसके बाद ये प्रमेय आंसर होगा। समीकरण 1, 2 व 3 से समीकरण 1 हमें क्या बता रहा है कि दो त्रिभुज उनके क्षेत्रफल बराबर है। समीकरण 2 क्या बता रहा है, इनमें से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल तीसरे के साथ अनुपात ये आया। तो ये जो अनुपात है एडी बटे बीडी बराबर लिख सकते हैं एई बटे सीई के। कुछ नहीं करना है, तो मैं दोनों अनुपात बराबर में लिख देने, प्रमेय हैंस प्रूव हो जाती है। क्यों? क्योंकि यदि ये दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर हैं तो इन दोनों का अनुपात एडीई के साथ निकालेंगे तो वो अनुपात बराबर आएगा। क्योंकि नियम होता है दो त्रिभुज अगर क्षेत्रफल में बराबर हैं तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात तीसरे के साथ निकालते हैं तो वो बराबर आता है। तो इस तरह बच्चों ये प्रमेय जो है ना 6 अंक का प्रश्न है, और इसको अच्छी तरह अभ्यास करें बार बार वीडियो को देखकर, तो आपके 6 अंक यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। समझ में आई हो तो अभी लाइक करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको जो भी यहाँ पे पढ़ाते हैं वो आपके पास आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट होता है पेपर का, वो प्रश्न भी 6 अंक का होता है, और उसको सभी बच्चे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, और वो आता है बारंबारता वाली जो हमारी प्रश्नावली है उससे। उसमें 3 चीजें, माध्य, माध्यक और बहुलक, और उनमें से 2 चीजें आती हैं अथवा में प्रश्न आता है। तो देखिए प्रश्न नंबर 30,
इस तरह क्वेश्चन आता है। ये दो कॉलम दिए होते हैं, एक कॉलम वर्ग और एक कॉलम होता है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता का। तो देखिए 10-10 के अंतर से लेते हैं हम। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इनकी फ्रीक्वेंसी लेते हैं 6, 10, 13, 7, 4। यहां से देखिए पूछ रहा है माध्य ज्ञात करो। सबसे पहले माध्य ज्ञात करना देखें। 3 चीज आपको सीखनी है, माध्य, माध्यक और बहुलक। 3 चीज अगर सीख लेते हैं तो आपकी 6 अंक यहां से कंप्लीट हो जाते हैं, 6 अंक पक्के हो जाते हैं। सबसे पहले देखिए माध्य। देखिए माध्य पूछने के 2-3 तरीके हैं। कह सकता है कि माध्य ज्ञात करो, कह सकता है कि कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करो, या यूं कह सकता है पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करो। पेपर में किसी भी तरीका से पूछे, मैं जो तरीका बता रहा हूं वो तरीका से आप करना है आपको। तो वो तरीका यूं समझो, कल्पित माध्य का तरीका भी है, पद विचलन का भी है, और माध्य ज्ञात करो वो भी है। तो देखिए माध्य जब ज्ञात करते हैं तो हमें 3 कॉलम बनाने होते हैं। पहले कॉलम में क्या करते हैं, मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान निकाला जाता है जो हमारी ये वर्ग संख्या है इनका। कैसे निकालते हैं, वर्ग की दोनों संख्या जोड़ी जाती है, 2 से भाग देके आधा करते हैं। 0 और 10 जोड़ेंगे 10, उसको आधा करेंगे 5, 10 और 20 30, 30 का आधा करेंगे 15। और अधिक जल्दी करनी है तो देखिए 10-10 बढ़ेगा इसमें, 5 और 10 15, 10 25, 35 और 45। अब यहां से देखिए हम क्या करेंगे, माना कल्पित माध्य। कल्पित माध्य को कैपिटल ए से निरूपित करना है। तो यहां से हम कल्पित माध्य ले लेते हैं 25 कल्पित माध्य ले लिया। लेना कहां से, जो मध्यमान वाली हमारी लाइन है, एक्स वाली जो लाइन है उसमें से लेना, और बीच में से लेना है। ऐसा जरूरी नहीं कि बिल्कुल बीच में से लो, एक आध ऊपर नीचे हो जाए तब भी आंसर वही आएगा। तो मध्य में से एक्स वाली जो लाइन है मध्यमान की, उसमें से बीच में से एक संख्या को कल्पित माध्य मान लिया जाता है। इसके बाद 2 कॉलम और बनेंगे। एक कॉलम बनेगा विचलन, और उस विचलन को हम u से व्यक्त करेंगे। ध्यान दें, इसका वैसे फॉर्मूला होता है, उसको लिखना यह जरूरी है, xi माइनस a अपॉन h। लेकिन इस सूत्र को यूज नहीं करेंगे, यूज करेंगे तो सवाल काफी कठिन लगेगा तुम्हें ये, लेकिन लिखना जरूरी है। विचलन कैसे निकालते हैं वो समझें। 25 के सामने विचलन लिख दो 0, क्योंकि 25 में से 25 घटाते 0। इससे ऊपर एक पद आगे रखोगे -1 और यहां रखोगे -2, क्रम से आगे -1 -2 और आगे पद है तो -3, नीचे आगे प्लस में विचलन 1 2। ये विधि कहलाती है पद विचलन। पद के हिसाब से विचलन आता है, यानी यहां से ऊपर एक पद रखते हैं तो -1, दूसरे पद पे -2, तीसरे पद पे -3, नीचे प्लस में विचलन आते हैं। इसके बाद में एक और कॉलम बनेगा, और वो कॉलम किसका बनेगा, जो बारंबारता वाली लाइन है उस लाइन का इस विचलन वाली लाइन से गुणा करना है। तो देखिए यहां पे लिखेंगे f का गुणा करना है किससे, u से, FIUI। 6 गुणा 2 करिए 12, 6 दूना 12, माइनस का आएगा 10 एकम 10, फिर 0, 7 एकम 7, 4 दूना। उसके बाद का काम, ये वाली लाइन हमें जोड़नी है अंतिम कॉलम की। तो यहां पर जोड़ के लिए संकेत होता है, इसको सिग्मा कहते हैं, सिग्मा FIUI। इसको जोड़ते हैं, देखिए माइनस वाली संख्या अलग जोड़नी है। 10 और 12 हो गए 22, और 15 हो गए ये प्लस में, 8 7 15। अब ज्यादा है हमारा माइनस का टोटल, 22 में से 15 घटाइए तो हमारा मान आएगा -7।
एक हमें ये वाला कॉलम जोड़ना है जो फ्रीक्वेंसी बारंबारता का है, तो यहाँ सिग्मा लगाएंगे, एफ लिखेंगे, 4 और 7 11 3 14 6 20, 2 और 2 4, 40 इनका टोटल आता है। अब यहां से देखिए माध्य का सूत्र लिखते हैं। माध्य बराबर होता है, बेसिस के लिए संकेत होता है माध्य का x बार, तो a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये इसका फॉर्मूला है। अगर वो कहता है कल्पित माध्य से ज्ञात करो तो भी यही चलेगा, पद विचलन दे करो तो भी यही है, और यूं कहे खाली माध्य ज्ञात करो तब भी इसी तरह करके आओगे, पूरे अंक आपको मिलेंगे। एक ही जगह जो संख्या हमने कल्पित माध्य मानी थी उसको लिखेंगे 25, ये यहां से लेंगे -7 है, सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ 40 है और 10 यहाँ पर है एच। एच क्या होता है समझे, इनमें जो डिफरेंस है अंतर 0 से 10, 10 से 20, 10 बढ़ रहा है, यानी 30 में से 20 घटाएंगे 10 बचेंगे, इसको कहते हैं वर्ग अंतराल। 0 से 0 काट देते हैं, 25 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7/4 रहेगा, 4 से इसमें भाग दीजिए, 25 माइनस 4 एकम 4, 3 बचेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, 0 हो जाए, बढ़ा लेंगे 30 हो जाएंगे, 4 7 28, 4 पंजे 25 में से 1.75 घटाइए, 0.25 तो बचेगा यहाँ, 24 में गए 23.25, इस तरह घटा सकते हो। 25.00 रखो और एक पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, 7 5 घटाना है 5, और 9 में 7 गए 2, 4 में 3 गए 1 गया 3, 23.25। तो इस तरह आप माध्य निकालना सीख गए होंगे। पहले मध्यमान निकालिए, इनको जोड़ के आधा करो, फिर विचलन निकालिए, विचलन निकालने से पहले एक संख्या कल्पित माध्य मानते हैं और फिर बारंबारता से गुणा कीजिए, इसका टोटल कीजिए, इधर बारंबारता का सूत्र लिख के कैलकुलेशन कीजिए, माध्य ज्ञात हो जाएगा। ये सवाल सभी बच्चों को पता है, अथवा में आता है। या तो आपको माध्य निकालना अच्छा लगता है तो माध्य निकाल सकते हैं, अथवा बहुलक या माध्यक में से आएगा वो कर सकते हैं। अब देखिए अथवा में क्या है उसको समझें। क्वेश्चन नंबर 30 तो हो गया, लेकिन अथवा में जो है उसको भी समझें। वही 2 कॉलम का सवाल होगा, पहले कॉलम में आएगा वर्ग, दूसरे कॉलम में आएगी फ्रीक्वेंसी। 10 से 25 15 बढ़ गया, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100, ये 15 के अंतर से 6 24 44, 6 24 44, 26 3 1। यहां से देखिए बहुलक पूछा जा रहा है, बहुलक निकालना देखेंगे, ध्यान लगाकर देखिए। बहुलक जब हम निकालेंगे तो हमें आगे एक भी कॉलम नहीं बनाना होता है। माध्य निकालते हैं जब 2 कॉलम बनाने होते हैं, और माध्यक निकालते हैं तो एक कॉलम CF का बनता है। माध्यक वाले सवाल को अगले पेपर में करेंगे, तो फिलहाल बहुलक निकालना सीखिए। तो देखिए बहुलक का सबसे पहले फॉर्मूला लिखता हूं। फॉर्मूला होता है बहुलक का L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, सभी को ब्रैकेट में बंद करेंगे इनटू H। ये बहुलक निकालने का सूत्र होता है। कौन सी कंडीशन में? जब हमारा सवाल वर्गीकृत बारंबारता बंटन दिया हुआ, वर्ग और ये बारंबारता। तो देखिए बहुलक यदि हमें निकालना है तो सबसे पहला काम
हमें सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है दूसरे कॉलम में, तो आराम से देख सकते हैं 6, 24, 44। सबसे बड़ी संख्या है हमारी 44। तो इसके सामने का जो वर्ग है ये कहलाएगा बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग वो होता है जिस वर्ग की बारंबारता सबसे ज्यादा होती है, वो बहुलक वर्ग होता है। अब देखिए यहां बहुलक निकालने के लिए जो संख्या हमें इस सूत्र में जमानी है वो यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। उसके अलग से अंक मिलते हैं, नहीं लिखोगे सीधे करोगे तो पूरे अंक नहीं मिलेंगे परीक्षा में। सबसे पहले समझिए एल यहां से लिखते हैं हम 40। होता क्या है एल? एल से मतलब होता है जो बहुलक वर्ग हमने सेलेक्ट किया है उसकी निम्न सीमा, पहली जो संख्या है वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा एल का मान है। अब देखिए 3 इसमें बारंबारता लेनी है, एक तो ठीक बहुलक वर्ग के सामने की, तो F1 यहाँ पर 44 है, इसको F1 से व्यक्त करेंगे जो बहुलक वर्ग के सामने है। F0 यहाँ पर 24 है क्योंकि इससे पहले वाली जो बारंबारता है वो F0। F2 यहाँ पर है 26। 4 में वैल्यू हो गई, एक वैल्यू और चाहिए हमें H बराबर है हमारा 15। ये कहां से लिया? 55 में से 40 घटा दिया। दोबारा समझेंगे इसको। L जो वर्ग हमने लिया है उसकी पहली संख्या निम्न सीमा L है, F1 ठीक बाकी सामने जो बारंबारता F1 है याद रखनी है। F0 ठीक पहले जो आएगी वो F0 है और बाद में जो आएगी वो F2 है। क्रम बन जाना चाहिए, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये देख लो क्रम बनना करें 0, 1, 2 यानी क्रम से संख्या चलनी चाहिए। या यूं समझ लो कि F1 है तो 0 कौन सी आएगी? F0 बातें पहले, क्योंकि गिनती में 0 बनते पहले आती है और 2 बाद में। अब इसमें देखिए जमा लो, L की जगह लिखेंगे हम कितना? 40, F1 की जगह 44, F0 की जगह लिखेंगे 24 बटे की लाइन 2F1 2 इंटू 44, F0 देखिए 24, F2 है हमारे 26, ब्रैकेट में बंद करेंगे सभी को और 15 से गुणा, क्योंकि H का मान 15 है। अब कैलकुलेशन भी समझे कैसे करनी है। 40 प्लस इधर पहले घटा लीजिए, 24 घटाएंगे 44 से 20 बचेंगे इंटू 15, इधर 44 गुणा 2 कीजिए 88, 44 गुणा 2 गुणा पहले किया जाएगा और 24 और 26 इनको जोड़ लेंगे क्योंकि दोनों संख्या एक ही चिन्ह की है, माइनस की है। 24 और 26 हो जाते हैं 50। अब देखिए 40 प्लस 20 इंटू 15 बटे इधर 88 में से 50 हटाइए, 50, 30, 38, 19 बार कट जाएगा 2 से, ये 10 बार। 40 प्लस 150 बटे 19, 19 इसमें लासा आ जाएगा, 19 चौका 76, 760 प्लस 150, इनको जोड़ के 19 से इसमें भाग दे दीजिए, तो 0, 6, 5, 11, 9 से 10 बटे 19। अब 9 से 10 में 19 से भाग दे लीजिए, आंसर आ जाएगा 19 चौका 76, 19 पंजे 95 में ज्यादा हो जाते हैं, 19 चौके 76, 6, 5, 11, 1, फिर 19 सत्ते 147, 3 बचेंगे, 19 एकम 19, 1 और 1, 11 बचेंगे, 19 पंजे 95, तो लगभग में 47.14 हो जाएगा। ये इस तरह से बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। तो बहुलक निकालना सभी के समझ में आ गया होगा, तो इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपके 6 अंक कंप्लीट हो सके। तो देखिए बच्चों, और अगली क्लास में हम
और दूसरा पेपर तैयार कर रहे हैं जिससे आप अच्छे अंकों से पास हो सकें। लेकिन अधिकतर बच्चे जिस तरह से हम आपको मेहनत करा रहे हैं, घर में देख रहे हैं ना, कुछ देख रहे हैं, मतलब पसीना बहाकर आपके लिए पेपर तैयार कर रहे हैं और आपको अच्छी तरह समझा रहे हैं। आपका भी फर्ज बनता है उनको क्लास में वीडियो को अच्छी तरह देखें, समझें, बार बार देखें। और यदि कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करें, समझ में आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करके हमें ये बताएं कि इस चीज़ को दोबारा रिपीट किया जाए। और दूसरी बात यह है कि आपके आसपास किसी भी स्कूल का बच्चा हो 10वीं वाला, उसको सूचित करें, उससे चैनल सब्सक्राइब करवाएं, जिससे हमें भी थोड़ा रेस्पॉन्स मिलता है तो और हम अब पूरे जोश और जुनून से आपकी तैयारी करा सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।